सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है कि मायावती इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो इस चर्चा के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या सच्चाई है, क्या दम है, आज ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि यूपी का मंत्रिमंडल विस्तार क्या आज होने वाला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जानेंगे कि विधान परिषद के जो चुनाव 21 मार्च को होने हैं उसमें क्या फिर से कोई खेला, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको एक लोकसभा सीट ले चलेंगे, यानी कि जौनपुर लोकसभा, जहां का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है कृपाशंकर सिंह को, और विपक्ष की तरफ से एक और नाम, भावी नाम, बड़ा नाम आ गया है धनंजय सिंह का। तो क्या वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? और उनकी एक कल रात मीटिंग हुई है अखिलेश यादव के साथ, उसमें क्या कुछ चर्चा हुई, इन सभी विषयों पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे लखनऊ से हमारे बड़े और वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा जी। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत स्वागत है आपका। और आज तो एकदम आप लग रहा है बिल्कुल सड़क पर तैनात है लखनऊ की गलियों में। मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर मेरे पीछे कमरे में बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने चाय पिलाई है, बोले कि थोड़ी देर बाद आप मिलेंगे ना तो मंत्री वाली चाय पिलाऊंगा। तो मैंने कहा भाई दोनों चाय में कोई फर्क तो होता नहीं है। मैंने नहीं, कहा हाँ ठीक है। अब उनका इंतजार इतना लंबा रहा है तो वो तो फर्क मान के चल रहे होंगे। तो शुरुआत इसी मुद्दे से कर लेते हैं पंकज जी, मंत्रिमंडल विस्तार से ही। ओम प्रकाश राजभर का क्या, जो इतने दिनों से इंतजार चला रहा था, आज वो शाम 5 बजे जैसा कहा जा रहा है खत्म हो रहा है? बड़े गजब के हैं ओम प्रकाश राजभर और पियरका चाचा, जिनको लोग आजकल कह रहे हैं काशीराम के शिष्य। और आपको बताऊं, बीजेपी के बारे में कहा जाता है ना कि वहां जब कोई फैसला होता है तो उसकी भनक किसी को नहीं लगती है। मतलब मंत्री कौन बनेगा, कितने बनेंगे, आमतौर पर हम लोग तो खुद झेल रहे हैं इस बात को, जी। क्योंकि जो अब बीट रिपोर्टर जो है उनको भी ये सब पता है। लेकिन एक नाम जो 100% तय था वो ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि वो खुद ही बता देते हैं कि भैया अभी मेरे पास मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन आया, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से फोन आया, अभी जी। राजभवन से फोन आया। तो ये मंत्रिमंडल में कौन होगा ये ओम प्रकाश राजभर ने खुद ही बता दिया सबको। अभी अंदर बैठे थे, पूरी सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बातें बताई। तो राजभर किसी चीज को छुपाते नहीं है, जो है वो मुंह पे कह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले मैं तो हर हाल में मंत्री बन जाऊंगा। तो चलिए, उनकी ये मुराद भी पूरी हो गई। 5 साल के बाद उनकी योगी सरकार में वापसी हो रही है। अब उनका टेंशन इस बात का है कि उनको विभाग कौन सा मिलेगा। पिछली बार उनको जो विभाग मिला था वो कहते हैं कि बस ऐसे यूं ही होता है, पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग कल्याण विभाग, जिसको दिव्यांग कल्याण कह सकते हैं, वो जी। विभाग मिला था। देखिए, दूसरा नाम जो है वो आरएलडी का है। बड़ा चौंकाने वाला नाम है। पहले ये चर्चा थी कि आरएलडी के विधायक दल के नेता राजपाल बालियान, जो कि जाट बिरादरी से हैं और विधायक दल के नेता हैं, उनको बनाया जाएगा। लेकिन अब जो जयंत चौधरी ने जो 2 लोकसभा की टिकटें दी, एक तो बागपत से राजकुमार सांगवान जो कि जाट हो गए, और चंदन चौहान जो कि गुर्जर नेता हो गए, उनको दे दिया बिजनौर से, और एमएलसी की टिकट भी जाट दे दी। तो जाट और गुर्जर हो गया। अब वो नया प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए राजकुमार बालियान की जगह अनिल कुमार, जो मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, वो जी। जाटव बिरादरी के हैं, एससी कम्युनिटी के हैं, दलित बिरादरी के हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो ये 2 नाम हो गए। तीसरा नाम जिसके बारे में चर्चा बहुत दिनों से थी, हालांकि उनके नाम में अभी भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन रहे हैं, वे हैं दारा सिंह चौहान। आप जी। जानते ही समाजवादी पार्टी चले गए थे, उससे पहले भाजपा में थे, उससे पहले बसपा में थे, चुनाव लड़े और घोसी से वो, माफ करिएगा, मऊ से वो चुनाव हार गए। उसके जी। बावजूद भी उन पर कृपा हुई बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की, वो एमएलसी बना दिए गए। अब जब मंत्री बन जाए तो समझिए कि उन पर तो बहुत बड़ी कृपा हो रही है। जी। चौथा नाम जो चल रहा है उसके बारे में भी मैं कह दूं, वो है सुनील शर्मा, जो कि साहिबाबाद, याद करिए, गाजियाबाद के साहिबाबाद से चुनाव जीते हैं सबसे बड़े और अंतर से जीते थे, उनको सबसे रिकॉर्ड बड़े बनाया अंतर था। से जी। 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीते थे। कहा जा रहा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शायद राज्य बनाया जाए। राजभवन से जो जानकारी मिली है उसमें 3+1, 1 जो है राज्य मंत्री और 3 जो होंगे वो कैबिनेट मंत्री। 2 नाम तो ऑलमोस्ट तय हैं, उनके यहाँ फोन भी आ गया, जानकारी भी वो साझा कर रहे हैं। 2 के बारे में थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें ओबीसी प्लस दलित, और अगर सुनील शर्मा शामिल होते हैं तो अगली समाज से भी, ब्राह्मण समुदाय से वो आते हैं। तो ये एक सामाजिक समीकरण सामने दिख रहा है। योगी सरकार जो दोबारा बनी 2022 में, उसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम राजभवन में। बिल्कुल। पहले पंकज जी चल रहा था कि 5 नाम होंगे, मगर आप बता रहे हैं कि 4 नाम फिलहाल अभी तक जो है, जो आपके सूत्र बता रहे हैं, 4 नाम फाइनल है और आज शाम 5 बजे शपथ ले सकते हैं। आपने शुरुआत में मंत्री पद के बाद
जो विभाग मिलता है उसको लेकर बात छिड़ी थी। ये विभागों का क्या चक्कर होता है कि जो पिछली बार जो विभाग ओम प्रकाश राजभर के पास था वो उससे खुश नहीं है और इस बार कोई बड़ा विभाग चाहते हैं? क्या कारण रहता है इसके पीछे? देखिए, बड़े विभाग का मतलब ये होता है जिसमें जनता की सहभागिता, जैसे स्वास्थ्य मिल गया तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लोग आपके पास बहुत आए तो आप उपकार कर सकते हैं लोगों का। पीडब्ल्यूडी होता है, मतलब कई तो मलाईदार विभाग भी कहे जाते हैं और कई ऐसे कहे जाते हैं जिनसे लोगों का कनेक्ट बहुत होता है। मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, 30 सेकंड दें। जी। अभी मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे लखनऊ, तो वो स्पीच दे रहे थे, भाषण। तो बोले कि आमतौर पर ना वो जिस बिरादरी के हैं उनको खेलकूद विभाग, इस तरह के विभाग दे दिए जाते हैं, लेकिन उनको जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले उच्च शिक्षा मंत्री बनाया, उनके कहने का मतलब ये था कि उच्च शिक्षा बड़ा विभाग होता है, खेलकूद जो छोटा विभाग होता है। वो हरियाणा में वो बड़ा विभाग होता है, पर यूपी बिहार हिंदी पट्टी में ऐसे ही होता है। और ये भी महज संयोग है कि गिरीश चंद्र यादव जो यादव बिरादरी के हैं यूपी में बीजेपी सरकार में, वो भी खेलकूद मंत्री हैं। तो जी। विभागों का भी मसला है, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, नगर विकास, स्वास्थ्य, ये सब बड़े विभाग माने जाते हैं, पंचायती राज, ग्राम्य विकास। अब जैसे आरएलडी जो है वो कह रही है कि उसको ग्राम विकास या पंचायती राज दिया जाए। जी। तो इसी तरीके की बातें हो, याद करिए चौधरी अजीत सिंह को वो जब मिल उनके गया पॉलिटिक्स था को भी सूट सिविल करता एविएशन है। जी। मिनिस्टर, तो कहा जाता था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, अब चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। बड़ी सोशल मीडिया पे चर्चा है आजकल कि मायावती के साथ कांग्रेस की बातचीत तय हो गई है, गठबंधन का फॉर्मूला निकल गया है, सीटों का बंटवारा भी अंदर खाने बता रहे हैं हो गया है। 17 पे कांग्रेस, 25 पर बसपा, 37 पे समाजवादी पार्टी और प्रधानमंत्री पद का फेस होंगी मायावती, ऐसी खबरें चल रही। क्या इसके पीछे बुनियाद, क्या सच्चाई है? मुझे लगता है अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही ज्ञान लग रहा है मुझे, और हम्म। कोई पहली बार ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। अब जी। मैं बताऊं, परसों मेरे पास एक बड़े नेता ने फोन किया और कहा कि दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से कुछ लोग लखनऊ आए हैं, कांग्रेस के नेता, आज उनकी मुलाकात मायावती जी से हो रही है। पता किया तो मायावती जी उस दिन लखनऊ में थी ही नहीं। तो मतलब ऐसे ही बहुत सारी खबरें आ रही है। याद करिए, एक वो दौर था जब कांग्रेस में अजय राय से लेके सलमान खुर्शीद से लेके कई बड़े नेता बीएसपी के साथ गठबंधन की वकालत कर रहे थे। उसमें जी। अविनाश पांडे जो यूपी के हम्म। प्रभारी हैं, वो भी ये कह रहे थे। हम्म। कांग्रेस को 17 सीटें मिली है समाजवादी पार्टी से गठबंधन में, और कांग्रेस को लग रहा है कि बिना बीएसपी के साथ गठबंधन में गए बहुत ज्यादा फायदा यूपी में उसे दिख नहीं रहा। तो एक तरह से फिर से चर्चा हो रही है कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगे तो वो चाह जाएंगी, तो हमारे गठबंधन में आ जाएंगी। गठबंधन आ गई तो सपा, बसपा और कांग्रेस का एक बहुत पोटेंट थ्रेट हो सकता है बीजेपी के लिए, कड़ा मुकाबला हो सकता है। पश्चिमी यूपी में भी, पूर्वांचल यूपी में भी बीएसपी का अपना एक आधार बेस हो, और जी। उसके साथ अगर ये दोनों का यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक मिलता है तो अच्छी लड़ाई हो सकती है एनडीए बनाम अगर इस गठबंधन में देखे। तो इसीलिए इस तरह की चीजें आ रही हैं। उसमें सीट भी दिया जा रहा है कि एसपी को इतना मिल जाएगा, बीएसपी को इतना मिल जाएगा, कांग्रेस को मिल जाएगा। मुझे लगता है ऐसी कोई सीरियस बातचीत नहीं है। ये बात जरूर है, कांग्रेस के नेताओं का भी एक गुट और बीएसपी के नेताओं का एक गुट ये चाहता है कि हर हाल में बीएसपी और इसका गठबंधन हो जाए। लेकिन ये देखिए, गठबंधन सिर्फ बीएसपी और कांग्रेस का नहीं हो रहा। जी। इसमें समाजवादी पार्टी स्टेक होल्डर है, और इंडिया अलायंस में देख लें तो लालू यादव भी है, आरजेडी भी है। और समाजवादी पार्टी और आरजेडी के आज की तारीख में मायावती जो रिश्ते हैं वो जगजाहिर है, वो छत्तीस के रिश्ते सब जानते हैं। इस बात जी। को लेकर के इंडिया गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ही चाहते थे कि मायावती की एंट्री हो। आपको याद करिए, दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें अखिलेश यादव ने खुद ही पूछ लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से, क्या सुन रहा हूं मैं बीएसपी के साथ गठबंधन, क्या आप हमारे साथ हो और बातचीत वहां की कर रहे हो, तो आपको क्लैरिफाई करना चाहिए स्टैंड क्या होगा। तो उस वक्त स्टैंड क्लैरिफाई कर दिया गया था। मुझे लगता है ये सिर्फ गॉसिप है जो उड़ाई जा रही है, और इससे समाजवादी पार्टी के लोग भी बहुत बड़े परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है। जी। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई सीरियस बातचीत गठबंधन को लेकर आज की तारीख में फिलहाल तो नहीं है सौरभ। बिल्कुल, आपने मुलाकात का जिक्र किया कि कहा गया है कि मायावती के साथ मुलाकात होने पर मायावती लखनऊ में थी नहीं। एक और मुलाकात की बड़ी चर्चा है, अखिलेश यादव और जौनपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं धनंजय सिंह की। आपने इसके बारे में बताया, और बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं कृपाशंकर। तो ऐसे में क्या खिचड़ी पक रही है धनंजय सिंह की तरफ से, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर आप देखें जौनपुर ना, तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल सीट हो गया। 2014 में केपी सिंह जीत गए थे, 2019 में वहां बीएसपी से श्याम सिंह यादव चुनाव जीत गए जो अब कांग्रेस की तरफ हैं। बीजेपी के पास कोई स्थानीय ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा था, तो वो कृपाशंकर सिंह मुंबई वाले को ले आए हैं। जी। धनंजय सिंह तकनीकी रूप से जेडीयू के महासचिव हैं, और अभी भी हैं वो, लेकिन जी। वहां जेडीयू का ऐसा कुछ है नहीं। धनंजय सिंह के पास 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख अपना वोट है। वो हर चुनाव लड़ते हैं, और उनकी वजह से पिछली बार बीजेपी हार गई थी वहां।
और बीएसपी के उम्मीदवार श्याम सिंह जैसा जीत गए थे। सोशल मीडिया में खूब चल रहा है कि धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे जौनपुर से और जीतेंगे भी। बस सवाल ये है कि उनको एक पार्टी चाहिए। अब वो पार्टी कौन-सी हो सकती है? जेडीयू का तो मामला है नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन में कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। अब अगर देखिए बड़ी पार्टी तो 2 बचती है, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। अगर जी। इन दोनों पार्टियों से वो लड़ते हैं, तो मुश्किल हो सकता है कृपाशंकर सिंह के लिए। ये बात कृपाशंकर सिंह को भी पता है। जी। बीएसपी में रहे भी हैं धनंजय सिंह और बीएसपी से बाद में निकाले भी गए हैं। उनके बीएसपी के नेताओं से भी तार जुड़े हुए, बीएसपी से बातचीत हो रही है। अब मैं कल की घटना का ज़िक्र करता हूँ, एक शादी समारोह था और उसमें अखिलेश यादव पहुंचे, धनंजय सिंह पहले पहुंच गए थे और दोनों की मुलाकात हो गई। धनंजय सिंह कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ही उनको टिकट मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। जी। वो अखिलेश यादव का हाथ पकड़ कर रहे, 5 मिनट उन्होंने अपनी बात कही कि आखिर उनको टिकट क्यों मिलना चाहिए। अब जैसे वहां है जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उसमें से कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं, रामगोपाल यादव से भी, शिवपाल सिंह यादव से भी। फैसला अखिलेश यादव को करना है और कल जब शादी समारोह में दोनों की मुलाकात हुई, तो धनंजय सिंह ने अपनी बात रखी कि भाई वोटों का ये हिसाब-किताब है, आप मुझे देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी पार्टी को एक अच्छा उम्मीदवार मिल जाएगा। लेकिन फैसला अखिलेश जी को करना है, अब अखिलेश क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। थोड़ा पंकज जी कृपाशंकर सिंह के बारे में बताइए कि उनको किस तरीके से टिकट मिला, क्योंकि भाई रहने वाले भले वो पैतृक उनका जुड़ाव जौनपुर से हो, मगर नेता तो महाराष्ट्र में रहे हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में उनको अचानक से यहाँ लैंड करा देना कितना मुश्किल या कितना आसान रहने वाला है बीजेपी के लिए? कई बार क्या होता है ना कि जब आपस में बहुत झगड़ा हो ना, कहते हैं ना, हम्म। 2 बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरे को फायदा मिल जाता है। जी। तो जौनपुर आप में एक किसी बिल्ली एक का जो नेता पूर्व पर आईएएस अभिषेक सिंह उनकी बात कर रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अभिषेक सिंह भी चाह रहे थे और ऐसे टाइम पे उनको वो मिला ना, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, लोग मानने लगे थे कि वो भी है और उनको भी मिल सकता है, हालाँकि ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत सारे थे, कोई ऐसा पोटेंट चेहरा नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री से पहले ही मुलाकात कर चुके थे कृपाशंकर सिंह, जी। एक तरीके से, और जो सर्वे में आया, उसमें आया कि कृपाशंकर सिंह अच्छा लड़ सकते हैं। हालाँकि मुंबई चले गए, लेकिन जौनपुर से उनका रिश्ता-नाता नहीं छूटा। कभी भी कोई शादी-ब्याह होता था, मरण-जन्म होता था, तो लगातार वो जौनपुर आते-जाते रहे। जौनपुर के लोग जो बॉम्बे में हैं, उनकी भी मदद करते रहे। तो जी। बीजेपी को लगा कि इन पर दांव खेला जा सकता है, मुश्किल सीट है, इन्हीं को क्यों ना आजमा लिया जाए। कोई लोकल ऐसा मिल नहीं रहा, तो कृपाशंकर सिंह पर बात फाइनल हो गई और उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। बिल्कुल। एक और चुनाव की बात कर लेते हैं, विधान परिषद चुनाव। राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ पंकज जी, हमने देखा, आपने तमाम इनसाइट्स हमारे दर्शकों को बताए भी कि कैसे पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई, किसने दिल्ली फ़ोन किया, दिल्ली से क्या वादा हुआ, सब कुछ आपने हमें बताया था। पर 21 मार्च को फिर वोटिंग होनी है विधान परिषद की 13 सीटों के लिए। एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसमें भी कुछ खेल होगा, क्योंकि जो आसानी से समीकरण है उस हिसाब से बीजेपी के हिस्से 10 और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से जाती दिख रही हैं, मगर क्या अभी कुछ और गुंजाइश बाकी है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने तो कल विधायकों की बैठक बुलाई है और एक तरीके से उसने तय कर लिया कि कौन-कौन से नाम होंगे। जैसे कि बलराम सिंह यादव आजमगढ़ के हैं, गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम, जिनको पहले ही एमएलसी की बात कही गई। हाल ही में वो बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, और तीसरे जो नरेश उत्तम पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अगर यकीन मानिए, अगर बीजेपी ने 10 के बदले में 11वां कैंडिडेट दे दिया, तो फिर क्या होगा? तो जैसे राज्यसभा में ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी, 3 कैंडिडेट सपा ने दिए थे और इनको लग रहा था कि बाद बाकी 7 कैंडिडेट बीजेपी के होंगे, तो चुनाव की स्थिति नहीं आएगी। बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में 8वां उम्मीदवार दे दिया। अब अगर बीजेपी ने यहाँ 11वां उम्मीदवार दे दिया, तो फिर क्या होगा? और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी कैंप में बेचैनी है कि उस वक्त तो 7-8 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, पाला बदल लिया। फिर इस बार क्या बीजेपी ऐसा सेंध लगा सकती है? और इसीलिए इस बार अखिलेश यादव जो है बहुत अलर्ट मोड में है। सारे विधायकों को उन्होंने आज शाम में बुला लिया है, कल भी बैठक होगी। तो समाजवादी पार्टी के पास चिंता ये है कि अपना घर भी बचाना है दूसरों के हमले से, और उनको 3 एमएलसी जिताना भी है। ये उनके सामने कठिन चुनौती है। बीजेपी को देखना पड़ेगा कि क्या बीजेपी कोई खेल करती है। हालांकि बीजेपी ने तो 2 सीटें ऑलरेडी सहयोगी दलों को दे दी है। एक जी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एमएलसी मिल रहा है और एक आपको आरएलडी को मिल रहा है। आरएलडी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। आशीष पटेल जो कि अपना दल के हैं, वो उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो एक उनको भी मिलेगा। तो यानी 3 तो 10 में से चले ही गए। अब 7 रखती है बीजेपी या 6 रखती है, कितने उम्मीदवार उतारती है, ये 1-2 दिनों में तय हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने पिछली जो राज्यसभा में गलती हुई है उससे सीखा है और वो लगातार अपने विधायकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ताकि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, वो इस बात को लगाए हुए अपने नेताओं को भी लगा रखा कि देखो कौन कहीं पलटने वाला तो नहीं है, बदलने वाला, किसी की किसी से बातचीत तो नहीं हो रही है।
बीजेपी या उसके सहयोगी दल के खेमे से, तो वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। उसको कहिए कि अपना घर बचाने की कोशिश। बिल्कुल। आखिरी हुँ। बातचीत कर लेते हैं पेपर लीक के बारे में। जो पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसमें आज एक कार्रवाई कह लें या बदलाव कह लें, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उससे जो अभी अध्यक्ष थे 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा को, उनको हटा दिया गया है और 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके पीछे क्या कुछ देख रहे हैं आप पंकज जी? देखिए रेणुका मिश्रा जो इसकी अध्यक्ष थी और उनके पति आदित्य मिश्रा भी आईपीएस है। और देखिए ये जो है, इस मामले में हम देखें तो शुरुआत में सरकार बिल्कुल इस हम्म, मूड में थी कि कुछ हुआ ही कुछ नहीं है हुआ नहीं पेपर है लीक के जी। मामले में। लेकिन बाद में सरकार को लगा, जिस तरीके से भर्ती परीक्षा में जो लाखों लोग शामिल हुए थे, उन्होंने सबूत पेश किए। जी। उसके बाद जाके माना गया कि पेपर हम्म, लीक हुआ। उससे पहले तो सरकार उस डिनायल मोड में थी ना। आप बिल्कुल। देख ही रहे थे कि क्या हो रहा था, जबकि पेपर पहले लीक हो गए थे। आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, लीक कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, जिस एजेंसी को दिया गया था प्रिंटिंग के लिए या ट्रेजरी ले जाने के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। 250 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जहां से शुरू हुई थी जांच, वहीं जांच अभी पड़ी हुई है। एसटीएफ को इस जांच की जिम्मेदारी दी गई। आज जब सवेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक होती है सीनियर अफसर की, उसी बैठक में ये फैसला हुआ कि रेणुका मिश्र की जगह राजीव कृष्णा को बनाया जाए, उनकी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने ये सोचा होगा कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई होगी। हालाँकि रेणुका मिश्रा की जो इमेज है एक अच्छे अफ़सर की है। राजीव कृष्णा भी बेहद ईमानदार और अच्छे अफ़सर माने जाते हैं। उनके पास एक और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो राज्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसको कहते हैं सतर्कता विजिलेंस विभाग। तो जी। उनके पास एक डबल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई राजीव कृष्णा जी को। और 6 महीने के अंदर चुनाव माफ़ करिएगा, परीक्षा कराना भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। टीसीएस से बात की, टीसीएस ने कहा हम परीक्षा नहीं कराएँगे। तो पेपर लीक हुआ, आगे ना हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और जितनी जल्द हो परीक्षा हो जाए। अब किसने गलती की, क्या की, ये तो अभी तक जांच में सामने बात अभी तक नहीं आई है। लेकिन योगी जी ने आज एक बड़ा फैसला किया और हेड को हटा करके एक बदलाव किया कि राजीव कृष्णा को रेणुका की जगह लाया गया है। बिल्कुल पंकज जी, आप ठीक कह रहे थे कि सरकार पहले तो बिल्कुल डिनायल मोड में थी। फिर जब छात्र सड़क पर, अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और लखनऊ इको गार्डन पहुंचे हजारों की संख्या में, तब उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि भर्ती निरस्त की जाए। दोबारा 6 महीने बाद भर्ती होने का। ऐसे ही आरओ में भी हमने देखा कि उसमें भी काफी दिन संघर्ष चलता रहा और उसके बाद अंततः सरकार ने फैसला लिया, उसमें भी कह दिया कि जांच होगी। मगर आप कह रहे हैं जांच अभी फिलहाल अटकी हुई है। पर ये जो एक्शन लिया गया है, जो अधिकारी बदले गए हैं, इसके बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद एक्शन में भी थोड़ी तेजी आए, कार्रवाई में भी थोड़ी तेजी आए। और उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारी दी गई है तो ठीक से जिम्मेदारी निभाई जाए और अगली बार जब भर्ती हो तो ठीक से हो जाए, क्योंकि लाखों छात्रों का और उनके परिवारों का भविष्य इन भर्तियों के जरिए दांव पर लगा रहता है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। फिर कल बातचीत होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी उनको लेकर। आज मंत्रिमंडल विस्तार है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। मायावती के नाम क्या चल रहा है उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी। और तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े ऐसे ही लगातार आपको हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।